यूपी बोर्ड 2026 कक्षा 12 इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों, यह आपके लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग फिर से प्रश्नों को हल करेंगे और आपको भी इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहले आपके पहले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न आपका ये था कि 3 युगल समाधानों के बारे में पूछा गया था आपसे कि 3 युगल समाधान के बारे में आपसे पूछा गया था कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपका सही आंसर है लोथल। कहाँ से? लोथल से। वैसे यदि आपसे पूछा जाए कि एक युगल, यदि आपसे यही पूछा जाता कि एक युगल समाधि, क्या आपसे पूछा जाता कि एक युगल समाधान, एक युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो काली बंगन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? काली बंगन से प्राप्त हुआ है। आइए प्रारंभ किया जाए आज के प्रश्नों से और आपको बतानी है कि आपके कितने सही हुए। पहला है, सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन कहाँ था? लोथल में, कालीबंगन में, चनहुदड़ो में या फिर सभी जगह? कहाँ था जहाँ सती प्रथा का प्रचलन सबसे पहले कहाँ मिलता है? हड़प्पा में। कहाँ मिलता है? आपका हड़प्पा में। हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये आपको बतानी है। यानी हड़प्पा के किस क्षेत्र से सती प्रथा का प्रमाण सबसे पहले मिलता है? तो वो आपका क्या होगा? काली बंगन से। कहाँ से? काली बंगन से। इसी को कहा जाता है कि एक युगल एक युगल समाधान। एक युगल समाधान के जो अनुमान है, अनुमान यहीं से लगाया गया है। यहीं से लगाया गया है। इसका सती प्रथा का प्रचलन हड़प्पा के क्षेत्र में सबसे पहले होता है, तो वो कालीबंगन से ही, क्योंकि यहीं से ही युगल समाधियां मिली हैं। और 3 युगल समाधियां कहाँ से मिली हैं? तो 3 युगल समाधियां कहाँ से मिली हैं? तो ये लोथल से था, जो आपके पहले वीडियो में पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखा जाए जो आपके लिए है। अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ना, व्यापार था, पशुपालन था, शिल्प उत्पादन था या कृषि थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, ये आपको बतानी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। अगला आपका प्रश्न है कि किस स्थान के दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता था? किस स्थान के दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता था? हड़प्पा के,
लोथल के, चनहूदड़ो के या मोहनजोदड़ो के? यह सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका प्रश्न है और इसके बारे में आप जानते हैं। इसके बारे में हड़प्पा के बारे में भी आप जानते हैं और लोथल के बारे में भी आप सुने हैं। यहाँ आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो। किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता था? इसे इसे मृतकों मृतकों का टीला मृतकों का टीला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला भी कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि आर मुगल आर मुगल द्वारा आर मुगल द्वारा 1974 में उत्खनन कार्य हुआ था। यानी यम आर मुगल द्वारा 1974 में 1974 में उत्खनन कार्य हुआ था। किस स्थल का उत्खनन कार्य हुआ था? ये आपको बतानी है। तो यम आर राव ने किसका किया था? लोथल का, रोपण का या फिर वहालपुर का या फिर राखीगढ़ी का? किसका इन्होंने किया था? तो इन्होंने किया था बह बहावलपुर का इन्होंने किया था। वैसे यदि कहा जाए कि लोथल लोथल की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं कि लोथल की खोज किसने की थी? आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा से संबंधित नहीं है। हड़प्पा से संबंधित नहीं है यानी वह कौन से है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है? क्या वो दयाराम साहनी है, बीरबल साहनी है, कनिंघम है या फिर मार्शल है? आपका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा दयाराम साहनी थे ही, कनिंघम भी थे और यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बीरबल साहनी क्योंकि ये नहीं थे। अगला प्रश्न आपका है कि गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? राखीगढ़ में, बहावलपुर में, रोपड़ में या फिर लोथल में? कहाँ था जहाँ गोदीवाड़ा आपका स्थित था? आपको बतानी है कि गोदीवाड़ा तो यह आपका गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा गुजरात गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब गुजरात में कौन सा स्थल है? हड़प्पा का ऐसा कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित है? तो आप जान ही गए होंगे कि आपका विकल्प सी बी यानी लोथल आपका सही होगा। क्या सही होगा? लोथल ना। आइए अगला प्रश्न देखा जाए जो आपके लिए है वो ये है कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शल्य चिकित्सा के कहाँ से प्राप्त होते हैं? शल्य चिकित्सा के कालीबंगन से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर रंगपुर से? ऐसा कौन सा स्थल है जहां से इसके शल्य चिकित्सा के मिलते हैं? तो आपका यहाँ सही हो जाएगा काली बंगन से। कहाँ से? काली बंगन से। अगला आपका है कि
अगला प्रश्न आपका है कि कृषि उत्पादन से संबंधित नहीं है। कृषि उत्पादन से संबंधित नहीं है। कौन-सा नहीं है? हड़प्पा, बनावली, नागेश्वर या फिर लोथल। ऐसा कौन-सा है जो संबंधित नहीं है? तो यहाँ यदि कहा जाए कि आपका हड़प्पा हड़प्पा से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ यदि कहा जाए कि अगर एक ट्रिक आपके लिए लिखा जाए कि ट्रिक आपके लिए लिखा जाए किसका? हड़प्पा। ट्रिक हड़प्पा कृषि उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए तो मोर यहाँ आपको लिखना होगा कि मोर वन में है। कहाँ है? मोर वन मोर वन का है। मोर वन का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माँ से आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहन मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। रा से क्या होगा? तो रा से बताना है आपको राखी गढ़ी। राखी राखी गढ़ी। वा से क्या हो जाएगा? यहाँ वा है तो वा से आपका हो जाएगा वनावली। क्या हो जाएगा? वनावली ना। और ना से क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका वन से है ना तो वनावली हो गया। का है तो का से क्या हो जाएगा? काली काली बंगन। क्या हो जाएगा? काली बंगन। और हा से क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ना। तो अब इसमें आप देखें तो यहाँ आपका हड़प्पा भी है और यहाँ आपका यदि कहा जाए तो लोथल भी लोथल में भी यह विद्यमान था ना। और वनावली भी आपका यहाँ यदि देखें तो आपको वनावली भी है। वनावली में ही भी था। यहाँ पे आपका एक ही विकल्प है जो कृषि से संबंधित ना हो करके बल्कि किससे संबंधित था? शिल्प से। किससे? शिल्प से ये शिल्प से यह संबंधित था। किससे? शिल्प से संबंधित था। बाकी हड़प्पा, वनावली और लोथल ये किससे संबंधित थे आपके? तो ये संबंधित थे आपके कृषि से ये संबंधित थे। किससे? कृषि से संबंधित। यदि यहाँ लिखें किसका? शिल्प का। शिल्प उत्पादन उत शिल्प उत्पादन शिल्प उत्पादन के लिए यदि कहा जाए तो शिल्प उत्पादन के लिए आपकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है मोहन मोहन चावल। मोहन चावल ये आपकी ट्रिक है किसकी? शिल्प उत्पादन की। हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा में शिल्प उत्पादन की ट्रिक है मोहन चावल। तो मुंह से क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मुंह से मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। हा से हड़प्पा। हा से आपका हड़प्पा। ना से नागेश्वर नागेश्वर। चा से आपका हो जाएगा चनहूदड़ो। चा से चनहूदड़ो। और फिर वा से हो जाएगा बालाकोट। और लो से आपका हो जाएगा क्या? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दयाराम साहनी को कहा जाता है या फिर
राखालदास बनर्जी को कहा जाता है, या कनिंघम थे, या फिर मार्शल थे। 4 विकल्पों में से कौन ऐसे हैं जो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? उन्हें ही यदि कहा जाए तो भारतीय 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 पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी थे। उन्हें ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी कहा जाता है भी कहा जाता है कहा जाता है। कौन थे वो? उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो कौन थे? कनिंघम। कनिंघम आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि छठी छठी शताब्दी में प्रथम महाजनपद था। छठी शताब्दी का प्रथम महाजनपद कौन सा था? गांधार था, अंग था, मगध, या फिर वत्स? ऐसा कौन था जो मगध का प्रथम महाजनपद कहलाया और शक्तिशाली जनपदों में से एक था? तो आज जानते हैं कि वह कौन था, जहां के लिए यदि ट्रिक कहा जाए कि भारत में शासनकर्ताओं की जो ट्रिक थी वो थी हसन मशक हसन मशक शाह, या इसी को कभी आप प्रभावशाली या दूसरे ढंग से जब आप कहते हैं तो हसीन मासूका सी कह लेते हैं। तो सबसे पहले जो शक्तिशाली वंश के रूप में था वह आपका हर्यक वंश था। हर्यक वंश हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आपका था, यहाँ क्रम से ही लिख रहे हैं, के बाद था नंद वंश। कौन था? नंद वंश। और नंद वंश के बाद था मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो यहाँ यदि आप देखें तो गांधार, हाँ है, अंग भी है, मगध भी है और वत्स भी है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हर्यक वंश का दिया गया है, ना नंद वंश का दिया गया है, और ना ही शिशुनाग वंश का, लेकिन यहाँ मौर्य वंश है। और मौर्य वंश ने कहाँ स्थापित किया था? मगध में। यदि कभी पूछ लिया जाए मगध का पहला शासक कौन है, तो मगध का पहला शासक यानी हर्यक वंश का जो शासक था, हर्यक वंश का जो शासक था वही यहाँ का क्या होगा? पहला शासक होगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा है। अगला प्रश्न ये है आपका कि मगध का प्रथम शासक था। मगध का प्रथम शासक था, ध्यान से करिएगा, मगध का प्रथम शासक था हर्यक वंश अजातशत्रु, मौर्य वंश अशोक, हर्यक वंश बिंबसार या बिंबिसार। बिंबसार भी मिलता है और बिंबिसार भी मिलता है। तो कौन था? और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त। मगध का प्रथम शासक। ऊपर का जो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है वहां क्या पढ़ा है? वंश पढ़ा है। वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वंश पढ़ा है।
कि मगध पर शासन करने वाला वंश। यहाँ पूछा जा रहा है कि मगध का पहला विकल्प से आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ गांधार, अंग, मगध और अवंती ये वत्स है, और यहाँ विकल्प में आपके है हर्यक वंश, मौर्य वंश, लेकिन उनमें राजा अलग अलग है, अजात शत्रु, अशोक, बिंबिसार और चंद्रगुप्त। तो मगध का पहला शासक यदि पूछा जाएगा तो मगध का पहला शासक हो जाएगा आपका बिंबिसार या बिंबिसार। बिंबिसार या बिंबिसार कहलाया जाएगा, और इसे ही हर एक वंश को क्या कहा जाता था, तो आप जानते हो इसे ही पितृहंता वंश के नाम से भी जाना गया है। वंश के नाम से भी जाना गया है, किस वंश के? पितृहंता वंश के नाम से। और मगध का पहला शासक कौन? तो बिंबिसार या बिंबिसार। मगध का, हाँ, मगध में मौर्य वंश ने स्थापना की थी। आइए अगला देखा जाए। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अशोक के अभिलेख नहीं है। अशोक के अभिलेख नहीं है, महाशिलालेख नहीं है, लघु शिलालेख नहीं है, स्तंभ लेख नहीं है, या फिर गुहा लेख नहीं है। कौन से हैं जो नहीं है? तो यहाँ आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, इनके गुहा लेख नहीं है। क्या नहीं है? गुहा लेख इनके नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। जो अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया है? आप जानते हैं कि सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, लेकिन यहाँ आपके विकल्प अलग अलग हैं। आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त के सारनाथ अभिलेख से, अकबर के सारनाथ अभिलेख से, अशोक के सारनाथ अभिलेख से, या कृष्णदेव राय के सारनाथ अभिलेख से। तो आप जानते हैं कि कृष्णदेव राय, तो ये तो दक्षिण के थे। कहाँ थे? दक्षिण के राजा थे। ये दक्षिण के राजा थे, इसलिए ये नहीं होंगे। चंद्रगुप्त ने, यदि यदि इनकी बात कहा जाए, इनकी, अकबर की, तो अकबर जो थे ये 1556 के बाद गद्दी पर बैठे हैं। के बाद गद्दी पर बैठे हैं। कहाँ बैठे? गद्दी पर बैठे। 1556 के बाद गद्दी पर बैठे, तो आपका ये भी नहीं होगा। अब यहां बचे आपके दो। चंद्रगुप्त का ऐसा था नहीं, तो बचे आपके कौन? अशोक। ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया था, यानी ये आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सांची तथा वैशाली के स्तंभ में अंतर है। सांची के स्तंभ और वैशाली के स्तंभ में अंतर है। क्या अंतर है? सांची में 4 शेर तथा वैशाली में 1 शेर है। सांची में 1 शेर या सांची में 1 शेर, या सांची यहाँ लिखा गया है, वैशाली यहाँ होगा। ठीक है, वैशाली यहाँ आप काट कर लीजिएगा, यहाँ क्या वैशाली ही रहेगी। वैशाली में 4 शेर, सांची तथा वैशाली में कोई अंतर नहीं है। सांची तथा वैशाली में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ स्तंभ में अंतर पूछा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है नहीं है, तो ये तो विकल्प आपका वैसे ही कट जाएगा। अंतर पूछा जा रहा है इसलिए सभी तो होगा नहीं, ये सभी अंतर मौजूद होंगे। तो बचे आपके दो, सांची में 4 शेर हैं या सांची में 1 शेर है। सांची के स्तंभ में 1 शेर है या 4 शेर है, इसी से आपको पता चल जाएगा। तो सांची के स्तंभ में 4 शेर हैं। कितने हैं? 4 हैं, इसलिए आपका
पहला विकल्प सही हो जाएगा कि सांची में 4 शेर हैं और वैशाली में 1 शेर की प्रतिमा बनाई गई है। अगला प्रश्न आपका है कि त्रिसंघ में नहीं गिना जाता। त्रिसंघ में किसे नहीं गिना जाता है? बुद्ध को, धम्म को, जैन धर्म को या संघ को? तो यदि यहाँ त्रिसंघ या त्रिरत्न आप पढ़े हैं, त्रिरत्न कौन थे? तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित था, जिसमें जिसमें बुद्धं शरणं गच्छामि, जिसमें बुद्धम बुद्ध के लिए, दूसरा धम्म के लिए और तीसरा इसके लिए संघ के लिए ही बातें कही गई हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और फिर कहा गया है अंतिम में कि धम्मं शरणं गच्छामि। तो यहाँ आप जान चुके होंगे कि किसके बारे में नहीं कहा गया है। तो यहाँ विकल्प में आपका जैन धर्म है। इसी जैन धर्म को ही आपको आपका सही होगा। कौन सा नहीं है? जैन धर्म, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि त्रिसंघ में नहीं है, नहीं गिना जाता, तो जैन धर्म को यहाँ पे नहीं गिना जाता। अगला प्रश्न आपका है कि प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त को कहा गया है, यानी प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, ये आपको बतानी है। कुबेर कहा गया है, वरुण कहा गया है या इंद्र या फिर यम कहा गया है, यानी क्या कहा गया है इसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्त में क्या कहा गया है? वैसे यदि यह कहा जाए कि प्रयाग प्रशस्त किसने लिखी है, तो किसने लिखा है? हरिसेन ने। हरिसेन ने लिखा है और ये संस्कृत के महाकवि हैं। क्या है? संस्कृत के महाकवि हैं। कौन? हरिसेन। तो इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को कुबेर भी कहा है, वरुण भी कहा है, इंद्र भी कहा है और यम भी कहा है। इसलिए यहाँ का विकल्प डी सही हो जाएगा। चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मौर्य प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा संचालित होती थी? मौर्य प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा संचालित होती थी? 5 समितियों 5 समितियां, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। यानी 5 समितियां होती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, या फिर 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, या फिर 5 समितियां होती थी और प्रत्येक में 6 सदस्य होते थे, या 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में 6 सदस्य होते थे। ना? इतने सदस्य होते थे, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि 6 समितियां होती थी और 6 समितियों में 5 सदस्य होते थे। क्या होते थे? 5 सदस्य होते थे। ना? अब आपको बतानी है कि जो आपके 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में आपको बतानी है इसके आपको बतानी है कंबोज की कंबोज की और दूसरा वत्स की राजधानी कहाँ थी? कंबोज और वत्स की राजधानी राजधानी कहाँ थी?
ये कमेंट में आपको बतानी है। कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें यह भी बताएँगे कि इसकी राजधानी कहाँ है और सर्वाधिक किसके सही हुए थे? यह भी आपकी चर्चा की जाएगी कि किसके सर्वाधिक सही थे।